स्टूडेंट्स, आज हम लोग भूगोल की 11वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के प्रथम अध्याय भारत की स्थिति को पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें हम लोग भारत के विषय में पढ़ेंगे, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, भारत के आकार, उसकी साइज़, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके सीमा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके विस्तार की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं। तो भारत की मानचित्र पे हम लोग पाते हैं कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र अगर देखा जाए, सीमांतर्गत क्षेत्र कहने का मतलब होता है समुद्र के अंदर भारत की सीमा। तो समुद्र के अंतर्गत जो हम लोग सीमांतर्गत क्षेत्र कहते हैं वह हमारा 12 समुद्री मील है, 12 नॉटिकल मील जिसको बोलते हैं। इसकी किलोमीटर में अगर लंबाई देखी जाए तो यह 21.9 किलोमीटर आता है, 21.9 किलोमीटर। और इसका आछांसीय और देशांतरीय विस्तार को अगर हम लोग देखेंगे, यह हम लोग कक्षा 9 में भी हम लोग पढ़े हैं और इस बार भी हम लोग थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं तो हमें इस पाठ को समझने में सुविधा हो जाएगा। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे इसके आछांसीय और देशांतरीय विस्तार को। तो भारत का सबसे पहले हम लोग आछांसीय और देशांतरीय विस्तार को हम लोग समझते हैं कि आछांसीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो ग्लोब पर खींची गई ऐसी रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर समानांतर रूप से खींची जाती है, उसे हम लोग आछांस रेखाएं कहते हैं। जो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से वह फैली रहती है ना। सब समानांतर होगा, ठीक है, ये सभी समानांतर होते हैं। और देशांतरीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी और ध्रुव की ओर खींची जाती है। यह इस प्रकार खींची जाती है, इस तरह से खींची जाती है। यह आप लोग देखेंगे जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है उस तरह से देशांतरीय रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुवों के नज़दीक इसकी दूरी कम और विषुवत रेखा के पास इसकी दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि यह एक समानांतर रेखाएं नहीं होती है। तो हम लोग अब इसको आगे देखे जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का आछांसीय विस्तार यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्वेश्चन, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और इसका आछांसीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कहने का मतलब हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो बिंदु है यह 37 डिग्री 6 मिनट वाला हो गया। तो उसके बाद हम लोग इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो देशांतरीय विस्तार इसका यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ असम के पास इसका 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका कुल अंतर, यह पूरब से पश्चिम तक ये लगभग इसका देशांतरीय विस्तार
30 डिग्री का है और इसका अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर भी 30 डिग्री का है। तो यह 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं हम लोग कि इसका हम लोग अगर दक्षिणतम बिंदु देखेंगे, दक्षिणतम बिंदु कहने का मतलब हो गया भारत का मुख्य भूमि से दूर। आप लोग भारत में चीज देख रहे हैं कि यह भारत का मुख्य बिंदु यहाँ समाप्त हो गया। ये भारत का मुख्य बिंदु जो कन्याकुमारी के पास है, यह इसका मुख्य भूमि का आखिरी बिंदु है। लेकिन अगर भारत का अगर हम लोग अक्षांशीय अगर इसका विस्तार देखेंगे तो यह यहाँ पर है, ये आखिरी तो यह जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट में शुरू होता है। जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ना, आखिरी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो यह इंदिरा पॉइंट जो है यह 6 डिग्री 45 मिनट पर है। और एक चीज़ की जानकारी हो जानी चाहिए कि इंदिरा पॉइंट वर्तमान में अभी नहीं है, ये 2004 के सुनामी में डूब चुका है, यह अभी धरातल पर नहीं है। फिर भी ये अब तक के आंकड़ों में ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हो गया। और हम लोग इन बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि यह पूरब से पश्चिम 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। पूरब से पश्चिम 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। ये विस्तार आप देखेंगे ये 30 डिग्री का लगभग आता है। आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच में लगभग ये 30 डिग्री का अंतर आता है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार 30 डिग्री को पार करने में सूरज को 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। अर्थात यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग एक मानक यमोत्तर रेखा का चयन करते हैं। तो मानक यमोत्तर रेखा आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, ये हम रफली एक डायग्राम खींच देते हैं जो 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है। 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यह 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है। और यह मानक यमोत्तर रेखा को चयन करने से पहले हम लोगों ने ये जो चयनकर्ता होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि 0 डिग्री से जो गुणांक होता है इसका चयन करने में वो 7.5 डिग्री का गुणांक पे ही इसका चयन किया जाता है। ये वो लोग अपनी सुविधा के लिए इसको तय किए हुए हैं ताकि विश्व के सभी देशों का जो मानक समय रेखा है उसको समझने में लोगों को समस्याएं ना हो, इसलिए उन लोग इसको 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर इसका चयन करते हैं। और इसमें एक चीज देखा जाए, हमारे देश की मानक यमोत्तर रेखा, किसी भी देश की एक मानक यमोत्तर रेखा होती है, ऐसा हम लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की ये मानक यमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक देश की एक ही मानक यमोत्तर रेखा होता है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। तो इसके देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होने के कारण इसमें 6 समय कटिबंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके समय कई मानक यमोत्तर भी बन जाते हैं, परंतु भारत में मानक यमोत्तर। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री का फैलाव रखता है। तो भारत अक्षांशीय स्तर पर 30 डिग्री और देशांतरीय स्तर पर भी 30 डिग्री का अंतर रखता है। तो ये 30 डिग्री के अंतर को हम लोग दूरी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो यह कितना होगा। तो लगभग भारत की आकार भी आप लोग चतुष्कोणीय देख रहे हैं और लगभग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो लगभग दोनों तरफ से 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन इसकी वास्तविक दूरी में अंतर है। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर
उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसकी दूरी को देखें तो यह 3214 किलोमीटर आता है। वहीं अगर इसको पूरब से पश्चिम की ओर की अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो यह 2933 किलोमीटर आता है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि दोनों तरफ ही इसके अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है। बावजूद इसकी दूरी में, वास्तविक दूरी में अंतर है। लगभग आप 300 किलोमीटर का अंतर देख पाएंगे। तो यह दूरी का अंतर का कारण है कि अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती है, जबकि देशांतरीय रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुवों के नज़दीक यह सामने सामने होती है, इसकी दूरी कम होती है, और विषुवत रेखा के पास इसकी दूरी अधिक होती है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो भारत का इस अक्षांशीय विस्तार को अगर हम लोग देखें तो इस अक्षांशीय विस्तार में हम लोग देखेंगे कि यह 30 डिग्री का अंतर है। यह 0 डिग्री से शुरू होता है और 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। और इस प्रकार देखिए 30 डिग्री का जो अंतर है, इस बीच में एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेखा होती है और इस रेखा को 23.5 डिग्री पर गुजरती है, जो भारत को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। यह रेखा हमारे झारखंड से होकर भी गुजरती है। तो इस रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। इस रेखा से हम लोग अंदर पाएंगे कि इसके उत्तर तरफ का जो भाग है तो वहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, और कर्क रेखा से नीचे की ओर देखा जाए, मतलब भारत का उत्तरी हिस्सा अगर देखा जाए तो वहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, और इसके दक्षिण भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार भारत में अंतर पाया जाता है इसकी जलवायु में। और इसके साथ साथ एक हम लोग इसके थोड़ा रफली भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल क्या है, वो कितना बड़ा देश है। तो ये सब आप लोग पूर्व कक्षाओं से अवगत होंगे, पहले भी आप लोग पढ़े हैं कक्षा 9 वगैरह में। तो एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल हो गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह कुल भूभाग का 2.4% है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अक्सर कंपटीशन वगैरह में इन सब चीज़ों को पूछा जाता है, तो इसको आप लोग एक नोट्स बनाते जाएंगे और इस तरह से मेंशन करके रखते जाएंगे ताकि भविष्य में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव तैयारी वगैरह में काम आ जाए। तो यह भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका स्थलीय धरातल जो है वो कुल भूभाग का, कहने का मतलब है जो हमारे पास 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसका कुल भूभाग का 2.4% भाग है। विश्व का यह 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसके आकार, अब एक और पॉइंट आता है इसका आकार। तो आप इसके आकार पर देखेंगे ना, तो इसकी यह भौतिक विविधता प्रदान करता है। ये इसमें इतने बड़े आकार में, ऐसा नहीं कि भारत में एक जैसा ही आकार पाया जाता है, इसमें एक जैसी संरचनाएं पाई जाती, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे उत्तर में ऊंचा पर्वत है, हिमालय वगैरह है, उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, महान जैसी नदियां हैं, यहाँ पर जंगल हैं, यहाँ पर आपको मरुस्थल मिलेंगे। तो कई प्रकार की यहाँ स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक भूभाग के बारे में, जहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत, और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणी है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर चले जाइए आप, इधर पाकिस्तान की ओर, तो वहाँ पर हिंदुकुश सुलेमान श्रेणी है। उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएंगे तो वहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है ना। तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से एक जो है ना बहुत बड़ी बृहद भौगोलिक इकाई बनाती है, जिसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है। इसका अगर क्षेत्रीय विस्तार देखा जाए तो यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, है ना, ये सारा देश जो अगल बगल है ना, बांग्लादेश, ये सब मिलाकर कहलाता है, भूटान, नेपाल, ये सब मिलकर कहलाता है
भारतीय उपमहाद्वीप। कहने का मतलब वो संपूर्ण प्रदेश जो आप इधर से शुरू हो जाइए, उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान की पहाड़ियाँ से लेकर नीचे में दक्षिण की ओर जो हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, इसको सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय अब यहाँ एक चीज़ और देखना है कि हिमालय पर्वत के बारे में, तो हिमालय पर्वत जो है ना भारत के उत्तर में स्थित है, और यह एक शुरू से ही यह एक बहुत ही मजबूत भौतिक अवरोधक का काम किया है, और यह एशिया से भारत को अलग भी करता है। एशिया से भारत को अलग करने का मतलब भारत एशिया से अलग नहीं है, बल्कि ये बाकी एशियन देश जो हैं उनके साथ ये एक सीमा बनाती है, जिसको हम लोग जो शुरू से एक अवरोधक के रूप में काम करती है। अवरोधक कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी उधर से ठंडी हवाएं आती हैं, सर्द हवाओं से इसको बचाता है। हम लोगों के इधर से जो हम लोगों के तरफ से जो जलवायु में, सॉरी, ये जो मानसूनी हवाएं जाती हैं उन हवाओं को रोकता है और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है। तो हिमालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे देश के लिए। और इसके आगे और जाएंगे हम लोग, तो भारत का अगर हम लोग देखेंगे, भारत में समुद्र तट के किनारे जो समुद्र तट है, उन तट की लंबाई जो है, समुद्र तट की रेखा अगर देखा जाए तो 7,517 किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गया। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत अगर विश्व के मानचित्र पर अगर देखें ना, ये भारत के विश्व का मानचित्र अगर देखें, तो इस मानचित्र से आप लोग देख लेंगे कि यह जो है मैंने एशिया में इसका केंद्रीय स्थल रखता है। यह एशिया में यह अपना एक केंद्रीय स्थल रखता है, केंद्रीय स्थान रखता है। आप इसके देखेंगे ना, बीचों बीच सेंटर में यह स्थित है। बीचों बीच सेंटर कहने का मतलब हो गया कि आप इसे देखिए, ये पोर्शन, ये इधर, ये एशिया का ये सबसे दक्षिणी भाग पर ये स्थित है। दक्षिणी भाग के बाद यह इस ओर से एशिया के ये पूर्व हो गया, ये एशिया का पश्चिमी वाला भाग हो गया। तो ये पूर्व और पश्चिम मध्य में है, जिसके कारण से इसको शुरू से ही व्यापार वगैरह करने में इसको सुविधा मिला है। इसके साथ ये एशिया के पूर्वी एशियाई देशों के साथ, इधर पश्चिमी एशियाई देशों के साथ, इस ओर से आपका ये यूरोप तक इसका व्यापार होता था, इधर से भी होता था। तो इधर से आप देखते हैं ना, सुएज नहर के थ्रू यहाँ से व्यापार हो जाता था, है ना। तो ये सब क्षेत्रों के द्वारा इसका व्यापार होता था। तो आप इसके पड़ोसी देशों के बारे में अगर जानना चाहेंगे, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, हम आपको इनके बारे में एक बार अवगत करा देते हैं। इसे मानचित्र पर आप देख रहे हैं, है ना। एक आ गया पाकिस्तान, जो यहाँ पर अवस्थित है, सॉरी ये। उसके बाद अफगानिस्तान, ये पोर्शन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाती है। वर्तमान में यह पीओके में पड़ रहा है। उसके बाद इधर के हिस्सा जो है वो चाइना है, ये तिब्बत, और उसके नीचे नेपाल, यहाँ पर भूटान है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे, ये भूटान हो गया, सॉरी, ये पोर्शन भूटान है। उसके बाद ये बीच वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, ये बांग्लादेश का है, इधर म्यांमार हो गया। तो यह जो है स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं, जिसके साथ भारत की स्थलीय सीमा है। इसके साथ साथ भारत की जो है वो समुद्री सीमा बनाने में से श्रीलंका है, ठीक है। और श्रीलंका, मालदीव, ये जो है इसके साथ आपको समुद्री सीमा बनाते थे। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि भारत का हम लोग स्थिति के बारे में पढ़ा। तो भारत की स्थिति के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वह थी कि हम लोग भारत की स्थिति को देखेंगे तो भारत का विस्तार कैसा है। तो भारत का विस्तार आप लोग देख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। इसके साथ साथ इसके क्षेत्रफल के बारे में जाने हम लोग कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई, मानक यमोत्तर रेखाएं, ठीक है। और इसकी जो है भौतिक विविधता के बारे में पढ़ें हम लोग, है ना। तो इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर को, ये चैप्टर कहाँ ख़त्म होता है। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग इसके दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।